Students, after the completion of Pharmacy Act in the previous lectures, today we will discuss about the new topic of the pharmaceutical jurisprudence, that is Drugs and Cosmetic Acts 1940 and Rules 1945. ये जो टॉपिक है आपका आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ वेरी वास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्यूरिस्ट. ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. बड़ा होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखें तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं. एक तरह से ये नियर अबाउट 50% ये सिलेबस में से कवर होता है. इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945. इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी डिस्कस अबाउट द, जैसे हम बात करते हैं ऑल ओवर द कंट्री में जितनी भी जो भी मतलब कि ड्रग्स के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कोई अलग अलग बिजनेस होते हैं. मेडिकल स्टोर है, किसी ने मेडिकल स्टोर ओपन कर रखा है, ठीक है. किसी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रखी है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है. बहुत से ऐसे जो मार्केटिंग कंपनी भी चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड, उनका एक्सपोर्ट करते हैं, उनका इंपोर्ट करते हैं. तो जितना भी ये जो सिस्टम है, ठीक है, जो रिलेटेड है टू द मेडिसिन और ड्रग्स से रिलेटेड है, इन सबको पूरे कंट्री में एक कंट्रोल चाहिए, ठीक है. क्योंकि ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, विद हेल्थ इशू से, ठीक है. किसी भी कोई भी डिजीज है उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेडिसिन और ड्रग का यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ी हुई है. पर्टिकुलर पर्सन्स के जो भी लोग हैं उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई है. तो इसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. अब इस सारी चीज़ों पे जो कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, लॉज की फॉर्मेशन की गई है. अलग अलग तरीके से लॉ बनाए गए हैं. और वो कौन सा लॉ है जो फॉलो करते हैं, वो सारा कुछ किस में लिखा हुआ है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट. जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही सारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इस तरह से जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो बने हुए हैं और उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. तो अगर हम बात करें, हम इस जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव. बात करते हैं हिस्ट्री भी, क्या हिस्ट्री है, ठीक है. हम जो टॉपिक कवर करेंगे इन दिस चैप्टर, दैट इज हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव्स. हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे भी इसकी क्या कैसे ड्रग और कैसे कॉस्मेटिक एक्ट कैसे बना, कैसे उसमें अलग अलग तरह की अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे फॉलो करवाया जाता है, तो वो हिस्ट्री में होगा. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की, इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट. उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, इसमें अलग अलग तरह की, जैसे जो मेडिसिन है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, ड्रग है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, सुपीरियस ड्रग है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, मिसब्रांडेड ड्रग्स की क्या डेफिनेशन होती हैं, ठीक है, अडल्ट्रेंट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे. तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन 100% कवर होती है, क्योंकि डेफिनेशन में इसमें एग्जैक्ट, वैसे तो हमें पता है कि ड्रग्स क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है, किसी भी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी डिजीज है, उसको ट्रीट करने में यूजफुल होती है या फिर डायग्नोज करने में यूजफुल होती है. किसी भी डिजीज को, किसी भी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी डिसऑर्डर है, उसकी ट्रीटमेंट में या फिर उसकी डायग्नोज में यूज होती है. लेकिन इसमें जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो डेफिनेशन एग्जैक्ट ऐसे ही आपको लर्न करके पेपर में लिखनी है, ठीक है. तो क्योंकि ज्यूरिस है, इसमें एग्जैक्टली जैसे डेफिनेशन है, तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल। जो एक्ट है और जो रूल है उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्ट एंड रूल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखो अब जो भी देखो कानून बनाया जाता है, ठीक है, कानून जो लॉ है उसकी फॉर्मेशन की जाती है संसद के थ्रू। अगर हम जनरल बात करें, जनरल जो हमारी सोसाइटी में जो लॉ बनते हैं उसकी लॉज की फॉर्मेशन कौन करता है, संसद में किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाता है, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या कोर्ट होती है वो इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट हो गया, अब फॉलो किसके थ्रू किया जाता है, फॉलो करवाया जाता है, पुलिस होती है जैसे वो फॉलो करवाती है। तो इस तरह से एक तरह की पूरी टीम बनी होती है। विदाउट पुलिस के, विदाउट कोर्ट के हम ना ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना ही फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो कोई भी लॉ है उसकी फॉर्मेशन हो गई, चलो लॉ बन गया, ठीक है, कानून बन गया, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, कोर्ट करवा रही है। ठीक है, अब वो इम्प्लीमेंट फॉलो कौन करेगा, कोई भी किसी ने क्राइम किया है उसको कैसे रोकना है, कौन अगर किसी ने किया है उसको कैसे कोर्ट में आगे, कोर्ट के आगे उसकी जो भी है जिस तरह से भी उसकी पेशी वगैरह है वो कैसे करवाना, वो कौन करवाएगा, वो कोर्ट कराएगा। इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, कोर्ट करवाता है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा, अगर हम बात करें इस जो फार्मेसी प्रोफेशन में, जिसमें जो ड्रग्स के साथ, मेडिसिन के साथ जो भी प्रोफेशन इससे डील करते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक टीम होती है। ठीक है, वो टीम क्या करती है, वो जो भी एक्ट और रूल है उसको इम्प्लीमेंट, उसको फॉर्मेशन भी करती है। उस टीम में इस तरह के मेंबर होते हैं जो फॉर्मेशन करते हैं लॉज की, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाते हैं या फिर उनके थ्रू फॉलो होता है। ठीक है, तो ये सब एक तरह की टीम होती है। एक मेडिसिन और ड्रग को कंट्रोल करने के लिए भी प्रॉपर जैसा हम लीगली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, या फिर जो भी जिस वे से जो भी रूल है, जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है वैसे इम्प्लीमेंटेशन, वैसे फॉलो उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कौन चेक करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन सुपरवाइज करता है, इसमें क्या आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम होती है। तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट, प्रोविजन related to import of medicines। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है कि प्रोविजन, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोविजन होता है, मतलब किस तरह से कोई चीज हम कैसे परचेज कर सकते हैं, उसके लिए किस टाइप का लाइसेंस चाहिए, क्या प्रोसेसिंग होती है, अगर कहीं बाहर से इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है तो उसकी क्या क्या फर्दर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, क्या क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है रूल्स और एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि वो पूरी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, प्रोविजन related to manufacture। अब देखो इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी उसमें अलग अलग प्रोसेस होती है। अब कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी भी जो भी मेडिसिन या फिर ड्रग से डील कर रहा है उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें किस तरह का प्रोविजन चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की प्रोसेस है, कैसे लाइसेंसिंग होगी है, तो वो सब इसमें हम पढ़ेंगे प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद प्रोविजन रिलेटेड टू सेल, प्रोविजन रिलेटेड टू सेल। अब कोई चीज, कोई प्रोडक्ट है सेल में, क्या जैसे किसी ने फार्मेसी शॉप खोल रखी है, ठीक है, केमिस्ट शॉप ओपन कर रखी है, तो वो सेल कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कोई या फिर इस तरह की कंपनी है जो मार्केटिंग कर रही है, सेल से डील करती है, डिस्ट्रीब्यूशन से डील करती है, उसमें क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह का लाइसेंसिंग चाहिए, किस तरह की प्रोसेस है, तो वो प्रोविजन रिलेटेड टू सेल वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद
लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, लेबलिंग के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि आप किसी के भी ऊपर किसी तरह का भी लेबल लगाए, उसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें कुछ वार्निंग्स लिखी जाती है। ठीक है, तो लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग और प्रॉपर पैकेजिंग, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शेड्यूल्स, इस एक्ट से रिलेटेड शेड्यूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स रिलेटेड टू एक्ट एंड रूल्स, इससे रिलेटेड कौन कौन से शेड्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे भी कौन कौन सी अभी रिसेंट की अमेंडमेंट्स क्या है, मतलब कि किस तरह के चेंजेस किए गए हैं। सो हम ये सारी चीजें, ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसमें ये सब चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो अच्छे से, इसमें से डेफिनेशंस कवर होती है और एक ये शेड्यूल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी कवर होता है, क्योंकि शेड्यूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे और ये अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम आगे चले बात करें तो सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव्स। हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव्स, हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है कैसे कैसे आया। अगर हम बात करें, जब टाइम था बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल था, उस टाइम क्या होता था, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी मेडिसिन की, और जो अच्छी क्वालिटी की, ठीक है, सुपीरियर ड्रग्स थी, सुपीरियर मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो अपने पर्पस के लिए यूज में रखते थे। ठीक है, वो अपने पर्पस के लिए उसको यूज में रखते थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो एक्सपायरी डेट की होती थी या फिर कुछ भी इस तरह की होती थी कि अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, जैसे बहुत सी ऐसे, जैसे टेबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होती हैं, जो कि मतलब कि प्रॉपरली नहीं बनी होती, अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं होती, उसमें कुछ कोई डिफेक्ट होता है या फिर किसी की एक्सपायरी डेट आ गई। ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट जो सुपीरियर नहीं होते थे, उन प्रोडक्ट को क्या करते थे, वो प्रोवाइड करते थे इंडियन सिटीजन्स को भी, हाँ ये आप यूज करो, और वो खुद के लिए जो गुड क्वालिटी होती थी, बेस्ट सुपीरियर क्वालिटी की जो ड्रग्स होती थी, जो मेडिसिन होती थी, वो यूज करते थे। और अगर मान लो मिस ब्रांडेड होती थी या फिर अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी, एक्सपायरी डेट आ गई, तो वो क्या करते थे, वो कहते थे चलो भाई, वो क्या प्रोवाइड करते थे, पुअर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करते थे टू इंडियन सिटीजन को, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते थे। फिर बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ये किसने पास किया, पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया। ठीक है, जिसमें क्या है, एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। वो ड्रग इंक्वायरी कमेटी का क्या काम था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का काम किसने किया, ऑब्जर्वेशन डन बाय द ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, MDI। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का काम किसका था, ड्रग इंक्वायरी कमेटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, IME, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इनका काम था। तो इन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बाद फिर जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट की गई, जो इंडियन मेडिकल गैजेट था ड्यूरिंग 1920 से 1930 के अंदर, 1920 से 1922 1930s में जो उसका जो इंडियन मेडिसिन का इंडियन मेडिकल गैजेट था, ठीक है, इसको रिपोर्ट सबमिट की गई। ठीक है, रिपोर्ट थी, रिपोर्ट सबमिटेड, किसको सबमिट की गई, इंडियन मेडिकल गैजेट।
ठीक है, जब वो पास हुआ तो उसमें उसको क्या किया गया, उसमें रिपोर्ट सबमिट की गई आफ्टर द एनक्वायरी बाय द ड्रग एनक्वायरी कमेटी एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की उन्होंने इनको रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, ये कब की बात है, 1920 से 1930 की बात है। उसके बाद 19 जब ये सब रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उनको पता चला कि इस तरह से जो ड्रग है और जो मेडिसिन से जो डील कर रहे हैं, इस तरह से उसमें एक तरह से केयरलेसनेस, लापरवाही हो रही थी हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, एक तरह से मजाक कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम पहले तो जो आयुर्वेदा होता था, जब आयुर्वेदा पे बेस्ड था, तब इतनी उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। क्या हुआ, कोई भी आयुर्वेदिक ड्रग है, कोई भी जड़ी बूटी है, उसको पीसा, चूरन बनाया या कुछ भी, कोई लेप बनाया या कुछ भी बनाकर वो दे दिया। ठीक है, अगर बीमारी ठीक हो गई, डिसऑर्डर ठीक हो गया, दैट्स इट। अगर नहीं हुआ तो कोई उनका फॉल्ट नहीं है। उस टाइम कोई ऐसा भी नहीं था कि उनको लाइसेंसिंग वगैरह चाहिए, आयुर्वेदिक ड्रग है तो इस तरह के कोई भी इस तरह की ड्रग है जैसे कैनाबिस है, ओपियम है, इस तरह के, उस टाइम लाइसेंसिंग वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन जब 1940 में क्या हुआ, 1940 में बना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, जिसमें क्या हुआ 1945 में, 40 में तो ये बना है, ठीक है, पास हो गया। 45 में क्या हुआ, इसके जो रूल्स हैं, रूल्स अंडर दिस एक्ट, जो कि पूरे जो कंट्री है हमारा इंडिया, उसके अंदर फॉलो किया जाता है। 1945 में क्या हुए, इसके रूल्स अंडर this act followed by whole country। अब जो भी रूल है ना वो कौन पूरा फॉलो होने लग गया पूरे कंट्री के अंदर। उसके बाद अगर 1945 के अंदर जो रूल्स बने हैं, रूल्स तो फॉलो होने लग गए, लेकिन 1945 में जो रूल्स है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई, कुछ चेंजेस आए। अमेंडमेंट्स मीन कुछ चेंजेस आए। वो अमेंडमेंट्स क्या होती है, जैसे सरकार क्या कहती है कि अब ये रूल बन गया, ठीक है, तो उसको फॉलो करते हैं, तो उसको सरकार को ऐसा लगता है कि ये इसमें कुछ चेंज, इनोवेशन, कोई नई चीज आ गई, इनोवेटिव, ठीक है, तो उसको चेंज कर लिया जाए। ठीक है, या फिर कुछ जैसे आजकल कोई भी आर्टिकल है, कोई भी धारा है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं ना, तो वो अमेंडमेंट होती है कि ये धारा लागू कर दी जाए, ये धारा लागू कर दी जाए, अब इसको खत्म कर दिया जाए। तो वो क्या चेंजेस, उनको सरकार को लगता है कि ये चीज खराब है, ये बेनिफिशियल नहीं है, उसको चेंज कर दो। या फिर कुछ नई इनोवेशन आई कि अगर हम इसको इस तरह से लागू करेंगे, इस तरह से फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वो अमेंडमेंट्स होती हैं। अमेंडमेंट्स मतलब कि कोई भी रूल तो बना हुआ है, उस रूल्स के अंदर कुछ आगे के आगे चेंजेस करते रहना, ड्यू टू इनोवेशंस के कारण या फिर ड्यू टू कुछ इस तरह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये सरकार का काम है कि वो चेंज करती रहती है। तो इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तो लिस्ट है एक अमेंडमेंट्स की इस एक्ट के अंदर भी कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आई और किस तरह से उसकी एडेप्टेशन हुई। तो बात करें इसमें जो अमेंडमेंट्स है, जैसे द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अमेंडमेंट है, एक आई थी 1955 में। ये कब कब हुई है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हिस्ट्री में आ जाता है। सबसे पहली अमेंडमेंट हुई थी 1945 के बाद 1955 में। ठीक है, जो ड्रग एक्ट है ना, इसमें ड्रग एक्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद सिर्फ ड्रग एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट थी वो थी 1916। ये भी ड्रग एक्ट था। ड्रग एक्ट में 1960s में फिर इसमें दोबारा अमेंडमेंट हुई। ठीक है, ये कुछ 5 साल का। उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हुई वो नेक्स्ट 2 ईयर के बाद 1962 में नेक्स्ट अमेंडमेंट हुई, सेम इसी में ड्रग एक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, ये तो सिर्फ ड्रग एक्ट पे अमेंडमेंट्स हुई थी वो है। उसके बाद अगर बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, तो सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो इसमें अमेंडमेंट हुई थी सबसे पहले
1964 में। पहली अमेंडमेंट कब हुई थी? 1964 में। उसके बाद इसी में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो नेक्स्ट अमेंडमेंट थी वो थी 1972 में। नेक्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? 1972 में। उसके बाद दोबारा से इस तरह से चेंजेस चलते रहे। 10 साल बाद फिर अमेंडमेंट हुई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, दैट इज 1982 में इसकी अमेंडमेंट हुई। उसके बाद फिर दोबारा इसमें अमेंडमेंट हुई 1995 के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1995 में। उसके बाद जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है, रिसेंट की अमेंडमेंट है, उसके बाद वो अमेंडमेंट हुई 2008। ठीक है, दीज आर द लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये क्या है? एक तरह की अमेंडमेंट्स हैं जो किससे रिलेटेड है? ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेटेड है। इसमें हम करते हैं कि ये अमेंडमेंट्स है। उसके बाद अगर बात करें दीज आर द जनरल हिस्ट्री, हम बात कर सकते हैं कि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की एक तरह से हिस्ट्री के रिलेटेड है। उसके बाद इसमें ये तो दीज आर ये लिस्ट हो गई कि कब पहले 1955 में अमेंडमेंट हुई, फिर 60 में, फिर 62 में। उसके बाद जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट की है वो 1964 में अमेंडमेंट हुई, फिर 1972 में हुई। इस तरह से आगे के आगे चेंजेस होते रहे। अमेंडमेंट्स आपको पता है कि इसी जो रूल के अंदर जो एक्ट है उसमें चेंजेस आते रहे अलग अलग। ठीक है, सरकार उसमें चेंजेस आती रही, नई नई इनोवेशंस के कारण कि इसमें इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए, ठीक है, ताकि बेनिफिशियल हो। ठीक है, बेनिफिशियल हो। उसके बाद बात करें अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की, दीज आर द हिस्ट्री, द पॉइंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, किस तरह से कहाँ से रिपोर्ट आई, ठीक है, किसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, फिर ये कब पास हुआ और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आए। दीज आर द ऑल अबाउट द हिस्ट्री। ठीक है, नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मींस यू कैन से दैट कि इसका पर्पस क्या था, क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या लक्ष्य है, क्या एम है। तो सबसे पहले तो ये था, इनका मेन जो मोटिव था वो टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल थ्रू ऑफ द, इन सबको रेगुलेट करना, टू रेगुलेट इंपोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें इनको रेगुलेट करना है। ठीक है, किसकी? ड्रग्स की और कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स और मेडिसिन की किसके थ्रू रेगुलेट करेंगे? थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट की हेल्प से इसको रेगुलेट करना। उसके बाद क्या था, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था इसका कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या फिर सेल हो रही है ड्रग और मेडिसिन की, वो ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, सेल कर सके। वो कौन करे? सिर्फ वही क्वालिफाइड पर्सन करे जिसको नॉलेज है अबाउट द ड्रग। वो किसके थ्रू? इस एक्ट के थ्रू फॉलो करवाना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन्स किसके थ्रू होना चाहिए? क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको रेगुलेट कर सके, उसको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, ड्रग्स की, मेडिसिन की, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी उसको ये सारी जो प्रोसेस है रिलेटेड टू जो भी ड्रग्स और मेडिसिन से रिलेटेड है कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल, सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन ही करे। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। उसके बाद बात करें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, तो सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन ओनली, सिर्फ वही ये सारे फंक्शन परफॉर्म करें रिगार्डिंग टू सेल एंड मेडिसिन। उसके बाद टू प्रिवेंट द सब स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग, टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग्स
प्रोवाइड करते थे इंडियन सिटीजन को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि ऐसा ना हो कि आपको इस तरह की कोई एक्सपायरी डेट है या कोई खराब है या फिर कोई यूजलेस है, उसमें जो सॉल्ट है वो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं किया, उसका स्टैंडर्ड अच्छी नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की कोई भी ड्रग है वो प्रोवाइड ना हो, किसी पर्सन की हेल्थ से रिलेटेड है ये सिस्टम पूरा, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया, इसका ये ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, जो सेल हो रही थी किसकी, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, और क्या हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल किसकी, आयुर्वेदिक सिस्टम की, सिद्धा यूनानी। अब ये सिस्टम क्या था, पहले आपको बताया था जो आयुर्वेदिक सिस्टम था उसमें कोई लाइसेंसिंग वगैरह ये सब रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल को रेगुलेट करने के लिए भी ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया। उसके बाद क्या हो गया, अब देखो हर चीज को फॉलो करवाने के लिए एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया, टू एस्टेब्लिश इन्होंने कौन सी टीम बनाई, एक तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया, ठीक है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, इन्होंने ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, डीसीसी, जो कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी की फॉर्मेशन की, जो क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी जितनी भी ये जो एलोपैथिक और ये जो आयुर्वेदिक ये जो सिस्टम है इनको कंट्रोल करना, इनको देखना कि ये सारी चीजें प्रॉपर कर रही हैं कि नहीं, ये पूरे रूल्स को बनाना रिलेटेड टू ड्रग्स एंड मेडिसिन, ये इनके काम थे। एक तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का और क्या था, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, डीसीसी, इनके दोनों में काम था, तो इन्होंने ये एस्टेब्लिश भी किया। ये भी किसके थ्रू हुआ, ये भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू हुआ। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, भी क्या लक्ष्य था, क्यों बनाया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। एक तो सबसे पहले जो भी इंपोर्ट, सेल और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है रिलेटेड टू ड्रग एंड मेडिसिन, उसको रेगुलेट करना था, ठीक है, और उसके बाद इनकी जो भी सेल हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर सेल हो रही है, वो कौन करे, सिर्फ एक क्वालिफाइड पर्सन जिसको नॉलेज है वो ही करे। उसके बाद जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग है उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए बना ये रूल। और क्या होगा, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम में पहले कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं था, अब है, ठीक है, तो ये इसको भी कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बना। उसके बाद एक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई जो कि इन रूल्स को रेगुलेट करेगी, इन रूल्स को बनाएगी और आगे कंट्रोल करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक